कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मिला दर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। कहा, इस एयरपोर्ट के बन जाने से पर्यटकों की बढ़ेगी संख्या, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। 1 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 60,000 से अधिक टीमों का हो चुका है गठन। प्रत्येक टीम को इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर कराया जा रहा है उपलब्ध। 26 जून को कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच प्रदेश सरकार का मेगा शो। प्रधानमंत्री भी लेंगे भाग। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार का दावा। प्रदेश भर में सामान्य मानसून के 2 दिनों में सक्रिय होने के आसार। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसमें देश के स्पेस सेट को सभी के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण का फैसला लिया गया। कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है, लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब वो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है। अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है और मुझे विश्वास है जैसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात शुरू होगी, यहां भी विमान आने लगेंगे और यहां से बुद्धिस्ट सर्किट को जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत सरकार द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की धरती पर इस एयरपोर्ट के बन जाने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिसका लाभ पूर्वांचल को मिलेगा। पर्यटन बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे छोटे कामों को विस्तार मिलेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी थे, लेकिन इन 3 वर्षों में प्रदेश को जेवर और कुशीनगर 2 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गए हैं। अक्टूबर में प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्ट सौंप दिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की सारी सुविधाएं विकसित की जा सकें। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के लिए कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए भी उपलब्धि है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हैं। एक राजधानी लखनऊ का और दूसरा काशी में। ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ की आबादी का राज्य। इस राज्य में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी नहीं थे और इसलिए पिछली बार हमारी सरकार ने एनसीआर रीजन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक नया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति दी और दुनिया की 100 सबसे अच्छी परियोजनाओं में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती होने जा रही है और वह एयरपोर्ट हमारे लिए निर्माणाधीन है और हम लोग बहुत शीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ करके उसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर वर्षों से मांग चली आ रही थी, मामला लंबित पड़ा हुआ था। आज वहां पर एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 590 एकड़ लैंड पहले ही अधिग्रहित की थी। वहां पे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हमारी चल रही थी। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ
एक MOU भी किया था और इसके तहत हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे। और आज वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध की धरती पर विदेशों से आने वाले पर्यटक आसपास के प्रदेश के पड़ने वाले 6 क्षेत्रों का भ्रमण कर पाएंगे और भगवान बुद्ध को आत्मसात कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि गया और नेपाल के लुम्बिनी के लिए भी ये एयरपोर्ट लाभकारी होगा। सबसे नजदीक एयरपोर्ट होने के कारण वहां जाने वाले पर्यटक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बौद्ध पर्यटन के दृष्टि से अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह सारनाथ, जहां प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था, उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में और शंखिसा ये उत्तर प्रदेश में 6 महत्वपूर्ण स्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित होने के नाते न केवल बौद्ध टूरिस्ट की दृष्टि से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद पर्यटन और रोजगार की व्यापक संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेंगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने में भी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक बड़ी भूमिका होगी। अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्यवाही को तत्काल अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 60,000 टीम गठित कर ली है। अगले कुछ दिनों में 1 लाख टीम भी गठित करके प्रत्येक टीम पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाए। श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 जनपदों के नोडल अधिकारियों द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उस पर भी समीक्षा की है। उन्होंने समस्त जनपदों के लिए नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जिले के कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये दिया है कि 1 लाख से अधिक जो मेडिकल स्क्रीनिंग टीम है इसका गठन तत्काल कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 60,000 टीम्स तो गठित कर ली हैं और अगले कुछ ही दिनों में 1 लाख टीम भी गठित करके प्रत्येक टीम पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर भी साथ साथ उपलब्ध कराते हुए, जिससे कि वो जगह जगह जाके लोगों का स्क्रीनिंग कर सके, ये कार्रवाई की जा रही। मास्क और ग्लव भी वो पहनेंगे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 11 जनपदों के नोडल अधिकारियों द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उसकी बड़ी गहनता से समीक्षा की और उन्होंने खुद एक एक अधिकारी की रिपोर्ट देखकर मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि जो भी उनके आवंटित जिले थे उनके यहाँ की जो भी रिपोर्ट है हॉस्पिटल्स की, कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स की जो भी फील्ड की रिपोर्ट है उस पर तुरंत और तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी ने लक्षण रहित कोरोना संक्रमित को कोविड अस्पताल में ही रखने का निर्देश दिया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष बात है कि हमारे प्रदेश में 1 लाख से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं, तो किसी भी सूरत में ये आदेश नहीं है कि हमारे प्रदेश में जो भी लक्षण रहित व्यक्ति हैं उनको कहीं घर पर रखा जाए। ये आदेश हेल्थ विभाग ने पारित किया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलेगा उसको इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में रखा ही जाएगा, जिससे कि उनका मॉनिटरिंग किया जा सके, प्रॉपर उपचार किया जा सके और किसी भी रूप में संक्रमण आगे फैलने की संभावना न रहे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि विगत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 700 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव संक्रमण के कुल मामले 6,375 हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि अब तक प्रदेश में कुल 12,586 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में कुल 596 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय आइसोलेशन वार्ड में 6,378 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 700 नए प्रकरण सामने आए हैं।
इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,375 है। अब तक प्रदेश में कुल 12,586 मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 596 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 6,378 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,038 लोग रखे गए हैं जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 15,113 सैंपल्स की जांच की गई और कल ही प्रदेश ने कुल सैंपलिंग में 6 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इस समय तक 6,03,390 सैंपल की जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अपनी उपलब्धियों का मेगा शो करने जा रही है। 26 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन शरीक होंगे। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की चुनौती के बीच योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश के कारखानों, निर्माण परियोजनाओं, मनरेगा आदि के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि संक्रमण काल के इस दौर में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार की विस्तृत रूपरेखा पर काम करना शुरू किया था। क्वारंटाइन सेंटर में लाने वाले हर श्रमिक कामगार की स्किल मैपिंग कराई गई ताकि उन्हें क्षमता के अनुसार रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। अब तक प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डाटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए सभी थानों में कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाने की पहल की है। इसके चलते आज लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में पहली हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। हेल्प डेस्क में थानों में प्रवेश करने वालों के साथ साथ सभी कर्मचारियों की जांच की जाएगी। साथ ही उनको बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे। कोविड डेस्क प्रदेश के सभी थानों में जल्द ही स्थापित हो जाएगी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक ने एक ऐसा पीपीई किट तैयार किया है जिसके पहनने के बाद स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। पीपीई किट के बाहरी हिस्से से टकराते ही कोरोना वायरस जमीन पर गिर जाएगा। इस किट की खास बात यह है कि इसे 5 बार पहना जा सकता है। इस किट को इस तरह तैयार किया गया है कि पसीना भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों को ये काफी आरामदायक महसूस होगा। प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि अभी तक बाजार में जो पीपीई किट मिल रहा है वो बहुत ही भारी होने के साथ सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन काफी रिसर्च के बाद तैयार किए गए इस किट का एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किया गया है, जिसके बाद इस पर किसी तरह संक्रमण नहीं टिकेगा और किट से टकराते ही संक्रमण जमीन पर आ गिरेगा। किट को ऐसा बनाने के लिए जल तेल रोधी बनाया गया है। इसके साथ ही इस किट को धोकर 5 बार पहना जा सकता है। इस किट को स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बाजार में लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही उम्मीद है कि जल्द इसे 5 बार उपयोग में लाने के लिए जो मंजूरी मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी है कि ये एंटी कोरोना है। कोरोना का वायरस ये ऑयल रिपेलेंट और वाटर रिपेलेंट होने के कारण कोरोना वायरस रोल डाउन होकर नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात है कि ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल होने के कारण ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तीसरा है कि ये लाइट वेट है। उसके बाद चौथा है कि ये एंटीबैक्टीरियल है और ये 4 साइज़ में अवेलेबल होगा जो कि सभी लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। अतः अभी जितने भी पीपी किट आए हैं वो ब्रीदेबल नहीं है और इतने लाइट वेट नहीं है। इसके कारण ये डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके क्रम में फैजाबाद जंक्शन पर रेलवे विभाग ने आइसोलेशन कोच लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज लखनऊ मंडल के एडीआरएम इंफ्रास्ट्रक्चर ए के पांडे ने अपनी टीम के साथ तैयारियों का जायजा लिया।
फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 12 आइसोलेशन कोच की स्थापना की जा रही है, जिसमें 2 कोच वातानुकूलित और 10 कोच सामान्य श्रेणी के शामिल हैं। यद्यपि अयोध्या जनपद में प्रशासनिक अमले के सजग प्रयास से कोविड-19 वायरस का प्रभाव बहुत ही कम रहा और संक्रमितों की संख्या 70 के आसपास ही रही। हम लोग की पूरी टीम जो है वो आइसोलेशन कोचेस को जहाँ प्लेस करना है उसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो जायजा में सारी प्लानिंग कंप्लीट है और वी आर ऑन जॉब और हम लोग समय से सारी तैयारियाँ पूरी कर लेंगे और कोच प्लेस यहाँ पे टोटल 12 कोचेस लगाए जाएंगे। 10 कोचेस हैं और उसमें 2 इसी एंड पे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर अपील से प्रेरित होकर बरेली की प्रेमा अग्रवाल बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। आत्मनिर्भर बनकर रोजी रोटी के संकट से इन महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा बड़ा सहारा बनी है। जब कहीं कोई काम नहीं था तब प्रेमा अग्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं का समूह बनाया और अचार निर्माण का काम शुरू किया। अचार निर्माण कर महज 2 महीने में महिला समूह की प्रत्येक सदस्य की औसतन आमदनी 5,000 रुपए से अधिक पहुंच गई है। प्रेमा अग्रवाल ने आम, करेला, कटहल, चना, नींबू अचार का प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से किया है, जिसके बाद ऑर्डर आने शुरू हो गए और महिला समूह की आय बढ़ रही है। वहीं प्रेमा अग्रवाल पीएम मोदी से इतनी प्रभावित हैं कि उन्होंने इस आय का एक हिस्सा पीएम केयर फंड में जमा करने के लिए संकल्प लिया है। वहीं समूह की महिलाएं इस काम से खुश हैं और पीएम जी को धन्यवाद दे रही हैं। करीब 3000 महिलाओं को हमने इस बार करीब 5 लाख ड्रेसेस का काम उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ सिटीज़न इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हमारे लगते हैं मनरेगा में, तो उसके अंतर्गत भी हमने करीब 300 महिलाओं को उससे जोड़ा है। अभी हम लोग हनी बी और मशरूम फार्मिंग का काम भी बरेली जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र IVRI के साथ में मिलकर के स्टार्ट करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 1000 महिलाएं चिन्हित की हैं, जिनको हम लोग मनरेगा के साथ में कन्वर्ज करके डेयरी और पोल्ट्री के साथ में जोड़ेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश यही है कि हम लोग महिलाओं को जो ज़री ज़रदोज़ी के काम हैं, अचार है, मुरब्बा है या आपका सिलाई कढ़ाई का और जो काम है, इनसे जोड़ें और इससे रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग्स भी कराएं। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की बातों से बहुत सहमत हूँ और उसी को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर लोग बने। तो मैं भी थोड़ी सी उस कड़ी में जुड़ गई हूँ और मैं भी उन लोगों को रोज़गार दे रही हूँ और इस तरह से इन लोगों का परिवार भी चल रहा है और ये लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैंने अचार बनाने का काम शुरू किया और कई वैरायटी के हमारे अचार बनते हैं, ये लोग सब काम करती हैं। अभी मेरे पास 6 महिलाएं हैं और एक लड़का है, 7 लोग हैं मेरे पास। अब जितना ये लोग काम करते हैं 4, 5, 6 हज़ार तक इन लोगों को हो जाता है कि इनका परिवार चल जाए उससे। जी, लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल खाली बैठे थे, तब पता चला आंटी ने काम शुरू करा है, तो हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। अचार का काम हो रहा है यहाँ पे, इससे हमारा घर का खर्च सही चल रहा है। यदि आप रोजी रोटी छोड़कर अपने घर या गांव आ गए हैं तो रोजगार के लिए परेशान न हो। प्रवासी श्रमिकों को उनकी कौशल दक्षता के अनुसार जनपद में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेवा योजन कार्यालय फतेहपुर में प्रवासी श्रमिक रोजगार कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 0518029860 है, जिसमें कोई भी प्रवासी श्रमिक बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकृत मजदूर को जिले में ही काम दिलाने का प्रबंध किया जाएगा। जिले की फैक्ट्रियों व कारखानों में उनकी मांग व आपके कौशल के दम पर कुशल श्रमिकों को काम और अकुशल जरूरतमंद श्रमिकों को प्रशिक्षण दिलवाकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें कि प्रवासी श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सूचना अगर चाहिए तो वे तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन कराने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है और उन्हें यह प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपना पंजीकरण अवश्य करें, ताकि उसकी जो स्किल है वे हमें जानकारी मिल सके और जो डिमांड आ रही है उद्योगों से या प्रतिष्ठानों से, उसमें स्किल के अनुसार उनका यहाँ से नाम प्रेषित किया जा सके। इस हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक
सेवायोजन एवं रोजगार आयोग कामगारों के लिए स्थापित किए हैं। इस दिशा में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा रही है और जो भी सरकार का निर्देश होगा, हम लोगों का ये प्रयास होगा कि बाहर से जो भी श्रमिक यहाँ पे आए हैं उसको 100% रोजगार अतः स्वतः रोजगार में हम लोग उसको नियोजित करा सकें। दिल्ली से आया था और ITI के माध्यम से गुरुग्राम में काम कर रहा था और लॉकडाउन की वजह से चला आया हूँ। अब कोई काम नहीं है हम लोगों के लिए और इसलिए मैसेज फ़ोन में आया था, तो इस कार्यालय में कागज़ वागज मांगे थे, इसलिए देने आए थे। ये जिला सेवा आयोजन कार्यालय। तो सही बोले हैं कि फ़ोन में जब कोई कंपनी आएगी तो फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, तब आप आ जाना। हम सूरत में काम करते गुजरात प्रांत में, धागे काम होता था। लॉकडाउन हो गया तो घर पे आ गए। यहाँ पे फतेहपुर जिला मेरा पड़ता है। सेवा योजन कार्यालय में आए हैं। यहाँ पे दिलासा दिया गया है कि काम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमारे पास फ़ोन आएगा तब यहाँ पे सूचना हमको मिलेगी, तब आएंगे। मैसेज आया था मोबाइल में, तब यहाँ पे आए हैं। अपने दौरे पर आज अमेठी पहुंचे पशु विभाग के अपर निदेशक अयोध्या मंडल AK सिंह ने अमेठी के जगदीशपुर बरगाही में बने गौशालाओं का निरीक्षण किया। साथ ही खामियों पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर निदेशक ने बताया कि बरसात के समय को देखते हुए पशुओं का टीकाकरण जरूर कराया जाए और पशु आश्रय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं को खिलाने के लिए हरे चारे का भी प्रबंध किया जाए। इसके अलावा पशु आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण करने के भी दिशा निर्देश दिए और बताया कि इस मौसम में बिजली गिरने की समस्या भी रहती है। अगर वृक्ष लगा दिए जाएं तो पशु हानि होने का भी खतरा कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा। एक तो बरसात का मौसम है, इस समय पशुओं में टीकाकरण हो जाए समय रहते, और जो कभी कभी बिजली आसमानी गिर जाती है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बताया कि वो ऐसा एक लगा दिया जाए जिससे अगर बिजली गिरती भी है तो कोई पशु हानि ना हो। और दूसरे साफ सफाई रखी जाए और इनके लिए विशेष करके हरा चारा की व्यवस्था करी जाए और इनको स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य किए जाएं, जैसे खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और गोमूत्र से उत्पाद बनाने की, इस संबंध में इन सबको ये अपेक्षा की गई और निर्देशित भी किया गया कि ये सब कार्य करें जिससे गौशालाएं हमारी स्वावलंबी। सोनभद्र जिले के पहाड़ी और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में टंका के माध्यम से वर्षा जल संचय कर लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान की तर्ज पर प्रशासन द्वारा बनवाए गए इन टंकों में बाहर बने कैचमेंट एरिया से वर्षा का जल एकत्र होता है और आवश्यकता के अनुसार लोग इसका उपयोग करते हैं। पहले इन पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पानी लाने के लिए मजबूर हुआ करते थे, किंतु अब उनके घरों के करीब ही टंके के निर्माण हो जाने से उन्हें काफी आसानी हो गई है और स्वच्छ पानी भी प्राप्त हो रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि पहले उन्हें काफी दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, किंतु अब घर के पास ही टंके के निर्माण हो जाने से काफी राहत हो गई है। पहले चुहाड़ का पानी हम पी रहा था तो पानी हमको बीमार पड़ा देता है पानी पीने से। तब हम टमका का पानी पीते हैं तो हम सुरक्षित हैं, बीमारी से दूर हैं हम लोग। पहले पानी पीते हैं तो भाई बुखार धर लेता है, अब तो टमका का पानी पीते हैं तो भाई शुद्ध है, सुरक्षित बीत रहा है। टमका का पानी हम लोग पी रहे हैं। टाँका की जानकारी हम लोग को ये हो गया कि 2-3 किलोमीटर हम लोग गर्मी के दिन में पानी लेने जाते थे। अब उस समस्या मेरा दूर हो गया। घर के बगल में टाँका बनाने से हम लोग का मतलब सुविधा मिल गया और बरसात के पानी इकट्ठा करके हम लोग पूरा परिवार पिएंगे, पूरा परिवार हम लोग सुविधा से रहेंगे। हमारे यहाँ 22 टंका बन रहा है और लोगों में जागरूक हैं लोग पानी पीने से, क्योंकि बरसात का पानी कैचमेंट करके इकट्ठा किया जाता है और उसको पीने में स्वस्थ रहते हैं।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह घाघरा नदी के अलीनगर रानीमऊ तटबंध के समीप इटाहुआ व सराय सुरजन टेपरा में कटान रोकने के लिए 11 करोड़ रुपए से कराए जा रहे स्पर व अन्य कार्यों का निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कार्यों की प्रगति को और तीव्र करने और युद्ध स्तर पर 10 दिनों के भीतर सभी स्परों को सुरक्षित स्तर तक पूर्ण कर लेने का आदेश बाढ़ खंड के अभियंताओं को दिया है। साथ ही घाघरा सरयू नदी के किनारों को सुरक्षित करने के लिए परकुपाइन लगाए जाने के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि घाघरा नदी को कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जिले के कई गांव बहुत ही डेंजर जोन में हैं। इसको बचाने की दृष्टि से विभाग पूरी तत्परता से 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, सबकी व्यवस्था की जा रही है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो इस आपदा से बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करती है। पहले भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा किया है इसका, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोग मिलकर के हर हाल में अपने लोगों के जान माल की और जनहानि धनहानि की दोनों प्रकार की हानियों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प हैं। देखिए, अगर कोई भी लापरवाही होगी तो जो कोई लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के पवित्र पावन संगम तट पर आज गंगा नदी में विलुप्त हो रहे मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी प्रयागराज के द्वारा गंगा नदी में 5000 से अधिक भारतीय प्रमुख कार्प, कतला, रोहू, मृगाल मछलियों के बीजों को रैंचिंग कार्यक्रम के तहत छोड़ा गया। संस्थान के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर DN झा ने उपस्थित लोगों को विस्तार से नमामि गंगे के अंतर्गत आयोजित होने वाली परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नमामि गंगे योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक हर प्रकार की मछलियों को नदियों में छोड़ना प्लान है। अभी तक 2 वर्षों में 1.5 लाख मछलियों को छोड़ा गया है। मछुआरों को प्रजनन के समय में ब्रूडर का शिकार न करने की हिदायत दी गई, क्योंकि इससे जैव विविधता को खतरा पहुंचता है और मछुआरों की जीविका भी प्रभावित होती है। उन्होंने गंगा में मछलियों के महत्व और इसके संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा गंगा के जैव विविधता को बचाने के लिए उपस्थित लोगों को आह्वान किया। IMC के बीजों को गंगा नदी में छोड़ा है, जिसमें हमारा ऋषिकेश में महासीर मछली छोड़ा जाता है। इधर गंगा के प्लेन भाग में हम लोगों ने IMC को छोड़ा है और हमारी संस्था का जो हेडक्वार्टर है बैरकपुर, वो लोग भी हिल्सा मछली को गंगा नदी के निचले भागों में छोड़ते हैं। और आगे के वर्षों में हमारा यह प्लान है कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत कम से कम टोटल 1 करोड़ मछली को गंगा नदी में छोड़ा जाए, जिससे कि जो गंगा नदी की मूल मछलियां हैं भारतीय प्रमुख कार्प, उसकी संख्या बढ़े, क्योंकि ये ऐसी मछलियां हैं जो कि शुद्ध जल में होती है। गंगे के अंतर करने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है। उसी प्रकार गंगा में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत सिफरी द्वारा गंगा और यमुना में भी कानपुर से बनारस तक लाखों मत्स्य बीज गंगा यमुना में छोड़ा गया, जिससे कि पूर्व में जो जीव जंतु वहाँ पर थे जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको फिर से वहाँ पर पैदा किया जा सके। प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून सामान्य होने के बाद मौसम विभाग ने आसार व्यक्त किए हैं कि आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून की जोरदार बरसात होगी।
सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह के बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सामान्य बारिश हुई और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हुई। राजधानी और आसपास के इलाकों में मानसून के पहले की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार 24 जून को पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को राजधानी में सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, तापमान नीचे आ गया, जिसके कारण राजधानी वासियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार 13.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.